स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 10th का सवाल सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस मतलब पिछले पेपर जो आए हुए हैं उनको आज हम देखेंगे और उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो 2019 का पेपर है, कोड है इसका 822 AV, ठीक है ना। इस कोड का पेपर 2019 में आया हुआ था, पिछले वर्ष यानी 3 साल यानी 2019 में। तो अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हैं क्या और इनको आज हम सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का नंबर है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सवाल। तो उस पे हमें विकल्प बताना है। पहले पिछले पेपर में जब तक अब इस साल से आपका शायद पिछले साल से आपका लगा हुआ है कि 20 नंबर का आपका आता है बहुविकल्पी के रूप में, मगर इसके पहले सिर्फ 5 प्रश्न आया करते थे बहुविकल्पी के रूप में। तो पहले हम बहुविकल्पी देखते हैं, इनके बाद फिर हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुविकल्पी में पहला ये बोला है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो इसका तो आंसर आ जाएगा कि 2 होती है। अब 2 होती क्यों हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे हम द्विघात समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, px बराबर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इस प्रकार से हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण में यहाँ पर यदि हम इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ax मतलब ax प्लस 1 और यहाँ पर बन जाएगा ax प्लस c, यानी b हम मान लें यहाँ पर कि bx प्लस c हो जाएगा, bx प्लस c। तो यहाँ पर x कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है ना, 2 बार आया है। तो यानी यहाँ पर बहुपदों की अधिकतम शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका विकल्प ये वाला सही हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि बोला है कि यदि tan बराबर खा नंबर इसका है कि बोला है कि tan a बराबर 4/3, तो सेक का मान ज्ञात करना है। क्या सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे कि हम एक देखेंगे चित्र बनाएंगे, यानी एक हम त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज का ही यहाँ पर दिया हुआ है पूरा फॉर्म, यानी ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। देखो साइन tan थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। तो यानी यदि यल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार और का मतलब कर्ण, तो tan क्या हमारा बनता है, tan हमारा बनता है जाके लंब बटे आधार, यानी 4 हो गया और ये आपका 3 आ गया, ठीक है ना। आधार आपका कितना है, 3 है। जब इनको दोनों को जोड़ोगे यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आ जाएगा 5, ठीक है ना। जब 5 आ जाएगा तो अब हमें ये पता करना है कि ये सेक किसका होता है उल्टा, ठीक है ना। तो सेक कास का होता है ना उल्टा, यानी सेक थीटा बराबर 1 का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कर्ण कितना है हमारा, कितना है 5 है। तो सेक थीटा बराबर हमारा आ जाएगा, सेक ए बराबर आ जाएगा यानी 5/3, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब हमारा इस पे विकल्प आपका दिया है, तो ये विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है ना, आपका चौथा सही हो जाएगा। देखते हैं इसके अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, यानी 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का मान, यानी 1 से लेकर हम 10 संख्याएं लिखेंगे, उनका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य इनका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका गा नंबर का है, सॉरी गा का है।
गा नंबर का विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समांतर माध्य का सूत्र है, लगना है आपको पदों का योग बटे पदों की संख्या, 1 से लेकर आप 10 तक के संख्याओं को लिखेंगे, उनको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 10 का हमें क्या करना होगा, भाग करा दोगे, तो इनका टोटल 60 आएगा। ये जब आप ऐड करोगे तो 60 आएगा, और जब 60 आएगा तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल हमारा घ नंबर है, इस पे बोला है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होंगी। तो देखो शांत दशमलव व्यक्त करने वाली परिमेय संख्याओं को कैसे हम जानेंगे। यदि मान लो जैसे यदि हर में, ठीक है ना, हर की पावर में या n की पावर यानी n 2 की पावर आ जाए n, और या 5 की पावर आ जाए m, ठीक है ना, इनमें से कोई भी आ जाए तो यानी इनकी घात कुछ हो या 5 की घात कुछ हो, ऊपर कुछ भी लिखा हो, तो हम उसको क्या करेंगे, ये हमारी शांत दशमलव का ही वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, शांत दशमलव में आएगी। तो इस पे हम विकल्प इसका देखते हैं, तो विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा, तीसरा। अब देखो घ नंबर का विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। इस पे लिखा है 227 बटे 625। अब देखो यहाँ पर हम 227 बटे 625 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 25 पंचे 125 और 25 125 पंचे कितना हो जाएगा 625, यानी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यानी ये अब हमारा इसके हिसाब से ये विकल्प हमारा सही हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका अंगा नंबर। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, ठीक है ना, उस पे हमें बोला गया है कि ये कोण कितने अंश का होगा। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं, चित्र बना के ही आपको समझाते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है अंगा नंबर। अंगे नंबर सवाल पे दिया गया है कि निम्न चित्र में यदि टीपी और टीक्यू यानी टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ यानी कोण POQ यानी ये वाला कोण 180 अंश है, तो कोण PTQ हमें बताना है, यानी ये वाला कोण हमें बताना है। तो ये वाला कोण आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वृत्त के सर्किल यानी अर्धवृत्त पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 180 अंश में यदि हम क्या करें, 110 घटा दें तो हमारा ये कोण कितना आ जाएगा, 70 अंश आ जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये कितना आ गया, 70 अंश आ गया। विकल्प है तो हमें कुछ करना होता नहीं, सीधे हमें विकल्प ही लगाना होता है। तो अब हमारा 4 नंबर है, इस पे बोला गया है कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता है, ठीक है ना, यानी 52 पत्ते हैं, उस पे इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इक्कों की संख्या पत्ती में होती है 4, ठीक है ना, इक्कों की संख्या पत्ती में कितनी होती है 4। तो हमने क्या करेंगे, 4 यानी जो आ सकते हैं यानी 4 इक्के हैं, और प्रायिकता कितनी है यानी 52 बार, तो इसको हम काट देंगे तो यानी 1/13 प्रायिकता आ जाएगी, यानी 1/13 प्रायिकता इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे ये 5 विकल्प थे, ये 4 नंबर का है, ठीक है ना। तो हमने विकल्प बड़ी आसानी से कर लिए। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर दूसरे पर इसके, और इस पे बोला गया है, चलो इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है दूसरे का है, बोला है ये द्विघात समीकरण px² - 2 √5px + 15 = 0 के दो मूल समान है, यानी दो मूल क्या हैं, समान है। तो p का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो p का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमारे मूल दे रखे हैं, तो हम मान लेंगे दोनों मूल क्या हैं, समान है। तो माना मूल हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा और अल्फ़ा, ठीक है ना, अल्फ़ा अल्फ़ा ही, दोनों मूल समान है तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही माना जाएगा,
ठीक है ना। तो अब हमारा क्या होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाता है, माइनस, हमारा सूत्र लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है ना, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यह होता है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर मूल हमने दोनों सेम मान लिए हैं, तो यानी अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, यानी क्या है, ये एक्स का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक क्या है, माइनस 2 अंडर रूट 5 पी। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2 अंडर रूट 5 पी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, पी है। तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इनको दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 2 अल्फा आ जाएगा बराबर, इसको हम बाहर करेंगे यानी अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 2 अंडर रूट 5 पी बटे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। क्लियर है। तो पी से ये पी कैंसिल हो गया और इसको जब हम बाहर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी अल्फा बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 5 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर अंडर रूट 5। क्लियर है। यानी अल्फा का मान कितना आ गया, अंडर रूट 5। अब हम मूलों का गुणनफल क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद या हम सी कह दें कि सी का गुणांक, यानी सी हम सीधे कहते हैं, यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी एक्स, इसको हमने दोनों मूल समान माने थे तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू अल्फा बराबर अचर पद हमारा क्या है, 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक पी है, तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे। तो ये हमारा मान यानी अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 15 बटे पी। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर का मान क्या है हमारा, अल्फा स्क्वायर का मान हमने निकाला है ना अंडर रूट 5, तो यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर का मान रख देंगे, ठीक है, तो सॉरी अल्फा का मान रख देंगे। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर 15 बटे पी। तो ये जब हम इसको स्क्वायर खोलेंगे तो यानी 5 आ जाएगा 15 बटे पी। अब इसको हम, आपको बोर्ड में शायद दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम नीचे से ऊपर लिख देते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो इस तरीके से लिखा है 5 15 बटे पी, तो इसको हम 75 कर लेंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 15 बटे 5, तो इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 3, तो पी का मान कितना आ गया, 3। तो आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान सवाल था। यानी हमने किया इस पे क्या है, यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में कि पी का मान ज्ञात करना था, इस पे मूलों का पी का, ये बात बोल दी थी कि मूल समान है तो हमने मान लिया था कि मूल एक्स अल्फा कामा अल्फा है, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, यानी मूल हमारे समान थे तो दोनों को जोड़ दिया, माइनस बार था अंदर किया यानी गुणा करा दिया, तो यहाँ p से p कैंसिल हो गया, फिर p को हमने 2 को इसको पश्चांतर कर दिया तो अल्फ़ा का मान 5 आ गया। हमें अल्फ़ा का मान 5 आ गया, हमने फिर क्या किया, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यानी अचर पद हमने 15, अचर पद 15 दे रखा तो 15 रखा बटे पी, मूल हमारे समान थे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 15 बटे पी, और अल्फ़ा का मान हमने निकाला था कि अंडर रूट 5 था तो अंडर रूट 5 कर दिया। तो यदि अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो मान कितना आता है, 5 आता है। इसको पश्चांतर करके हमने पी का मान निकाल लिया बड़ी आसानी से। देखते हैं इसका अगला सवाल।
देखिए अगला सवाल आपका है ग नंबर, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर लंबी है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो एक क्या करते हैं, यानी हमको एक मीनार है हमारा, तो जो 20 मीटर क्या है ये लंबी है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 20 मीटर। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई है, इसकी 20 मीटर हो गई। और ये जो छाया बन रही है छाया, तो ये छाया हमारी है 20√3 है। ठीक है ना, 20√3 मीटर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा, यानी ये वाला कोण उन्नयन कोण। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक है ना, इसको हम त्रिभुज को मान लेंगे, इसका नाम भी दे देंगे ए बी और सी। तो यहाँ पर उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, tan थीटा का। ठीक है ना, यानी tan का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा tan अल्फा माना है, तो tan अल्फा लिखेंगे। tan अल्फा बराबर tan होता क्या है, लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो लंब हमारा कितना है, यहाँ पर ए बी है, तो ए बी बटे कितना आ जाएगा, ए बी बटे बी सी। ठीक है ना, आधार कितना हो गया, बी सी हो गया। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो tan अल्फा बराबर 20/20√3। ठीक है ना, तो 20 से देखो 20 डिवाइड हो गया, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/√3। और 1/√3 का मान जानते हैं आप, tan थीटा में √1/3 का मान हमारा कितना होता है 30। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा बराबर 30 अंश, यानी हमारा जो उन्नयन कोण होगा, यानी हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 30 अंश। तो हमारा जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। ठीक है ना, और आप इसको लिखने के बाद ब्रैकेट से बड़ा अच्छे से सजा देना है। ठीक है, इस तरीके से तो अच्छा लगता है इसको करने से, एग्जामिनर भी खुश होता है कॉपी जब आपकी चेक करता है अच्छी से होती है। तो देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल दूसरे का घ नंबर है कि आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक मीन्स होता है बहुलक, यानी जितनी ज़्यादा बार आया हो वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, कितनी सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आई है, तो देखो 1, 2, 3, यानी 3 बार 19 आया है, 1, 2, 3 और 10 कहीं नहीं है दोबारा, 13 भी दोबारा नहीं है, 17 भी दोबारा नहीं है और 12 भी दोबारा, यानी 17 तो 2 बार है। ठीक है ना, 17 2 बार है, मगर बाकी संख्याएं नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि बहुलक बराबर कितना आ जाएगा 19। यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बहुलक का मतलब यही होता है कि जो जितनी ज़्यादा बार संख्या पदों में लिखी हो तो वही हमारा बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल बोला गया है, तीसरा नंबर है अब सवाल, इसका तीसरा नंबर सवाल है, तीसरे का बोला गया है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए
तथा सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब इसका अंतर d है। क्या है? d है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो कहा है उसी के अनुसार हम करेंगे। तो यहाँ पर T4 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ पर कहा है कि चौथा पद शून्य है, तो चौथा पद हमारा शून्य हो गया। और यानी हम कहेंगे a + 3d बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसको हम करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा? इसको हम इधर ले जाएंगे, पश्चांतर करेंगे तो -3d आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? T1 का मान निकालना है, यानी a का मान हमारा क्या निकल के आ गया? -3d निकल के आ गया। ठीक है, अब A11 का मान है ना, कह रहा है 11 का 3 गुना है 25वां पद, है ना। तो यानी इसका क्या बनेगा? T11 का मान a + 10d, यानी 3 गुना है। यहाँ पर -a का मान कितना निकाला है? -3 हो जाएगा, 3d हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? 10d। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7d। तो T11 का मान कितना आ गया? 7d। ठीक है, अब हम T25 का मान निकालेंगे। T25 का मान कैसे निकलेगा? T25 का होगा 21d + 21d, यानी ये बोला है ना कि 3 गुना होगा, यानी 11वें पद का 3 गुना है। 25 जो है 11वें पद का 3 गुना है, तो यानी 7d 3 गुना है, तो यानी 7d, यानी 3 गुणते 7d हो जाएगा। और 7d किसका है? T11 का। T11 का 7d कितना है? T11 का मान निकाला है ना, तो यहाँ पर से T25 बराबर हो जाएगा 3T11। ठीक है ना, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर ये सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखिए सिद्ध या इति सिद्ध हम लिख देंगे, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला, यानी ख नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखिए, अगला सवाल हमारा बोला है ख नंबर, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? ये हमारा ख नंबर सवाल है, तो इसको हम देखते हैं। तो दिया क्या है यहाँ पर लिखेंगे? दिया रेशमा की जीतने की संगीता के मैच के जीतने की, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता PE बराबर दिया है 0.62। ठीक है, तो हमें रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर संगीता के मैच हारने की प्रायिकता।
मैच हारने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैच टोटल कितना है, एक मैच होना है, तो एक माइनस प्रायिकता हमारी P और E, यानी इसको लिख देंगे। तो इसको 1 माइनस में 0.62 जब हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 0.38 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका गा नंबर देखते हैं। तो गा नंबर में बोला है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हों। यानी मूल हमको दे रखे हैं 3, तीसरे का गा है, मूल दे रखे हैं, मूल हमारे हैं 3, 1/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समीकरण मूल में दिया क्या है, तो यानी 1/, मूलों का योगफल कर लेंगे और मूलों का गुणनफल कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। तो समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल अल्फा बराबर हमने 3 माना और बीटा बराबर 1/3, ठीक है ना। बीटा बराबर 1/3, ठीक है ना। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3 + 1/3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 लासा ले लेंगे, 3 त्रिका 9 + 1 आ जाएगा, यानी 10/ कितना हो गया, 3। अब हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हम जब निकालेंगे बराबर 3 × 1/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमारा समीकरण क्या बनता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण हमारा बनता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये बनता है, यही हमारा सूत्र होता है कि जब समीकरण हम किसी को बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, इनका हम दोनों के मूल यानी योग भी निकाल लिया है और गुणनफल भी निकाल लिया, बस इस पे पुट कर देना है। यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला, 10/3। तो 10/3x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो यही हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का समीकरण ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा घ नंबर सवाल था। अब हम देखते हैं घ नंबर। अगला सवाल घ नंबर हमारा दिया है, तीसरे का घ है, ठीक है ना। ये दिया है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कह रहा है लंबाई अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई हमारी क्या आ जाएगी, x + 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं। आयत में होता क्या है कि आयत के आमने सामने की क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमको इसको हमने क्या मान लिया, x, इसको x + 4 मान लिया, ठीक है। इसको A, B, C और D नाम भी दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप अर्ध परिमाप भी दे रखा है, क्या दिया है, दिया है क्या, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप दिया है।
तो अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, ठीक है। और परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है, सूत्र आपको ध्यान दिला दें कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यानी अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप होता है हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यानी अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बस इसी में हम क्या कर देंगे, रख देंगे सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप दे रखा है, तो अर्ध परिमाप बराबर आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, अर्ध परिमाप दे रखा है यानी 36 बराबर लंबाई हमने x मानी है प्लस x, तो x प्लस 4, ठीक है। तो यानी 36 बराबर, इसको हम ब्रैकेट खोल लेंगे, x प्लस 4 आ जाएगा, और इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 4 आ जाएगा। इसको अचर संख्या इधर लेके जाएंगे तो यानी 36 माइनस 4 आ जाएगा बराबर 2x। अब इसको घटा लें, सॉरी, तो यानी 32 आ जाएगा बराबर 2x। तो अब हम इसके गुणांक में, तो ये बटे में चला जाएगा, तो यानी 32/2 आ जाएगा बराबर x। तो ये कट जाएगा यानी 16 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 16। तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी आ गई, अब यहाँ पर लिख दोगे अतः बाग की चौड़ाई बराबर x थी, तो यानी 16 मीटर हो गई, ठीक है। और लंबाई हमारी क्या थी, x प्लस 4 थी, तो x की जगह क्या लग दोगे, 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हमारी दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बड़ा सरल सवाल था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सवाल किस प्रकार से हैं। देखिए अगला सवाल चौथे का नंबर है, इस पेपर का चौथे का नंबर है। इस पे बोला है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 2 प्लस √3 क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या है। हमें ये बात सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो संख्या है, और ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के हिसाब से, 2023 में पेपर के हिसाब से ये वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये हर 2 साल में ये पूछा ही जाता है, ये पक्का आता है सवाल, तो इसको ज़रूर आप कायदे से देख लेना। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 2 की बात करें तो 2 ये परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आप पढ़ भी चुके होंगे, जानते भी होंगे, फिर भी हम याद दिला देते हैं आपको। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनकी घात क्या हो, पूर्ण ना हो, यानी पूर्ण ना हो। यानी √3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 1/2, यानी इसकी घात क्या है, पूर्ण नहीं है, घात 1/2 में आ रही है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे कैसे सिद्ध, तो देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस √3 कोष्टक में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम साफ कर दिए हैं, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे कि अब हमको P/Q में, यानी 2 को 1/1 में हम लिख सकते हैं, यानी P/Q में लिख सकते हैं। और ये हम देंगे तथा कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की जगह हम 0 नहीं लिखते। या और फिर लिख देंगे √3
एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि √3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 2 + √3, यानी इसका मतलब परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या होगी। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, खा नंबर क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी हमें सिद्ध करना है कि इनके आधार और गुणनफल मतलब वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या बराबर r इकाई, ठीक है ना। यहाँ पर मानक हम ले लेते हैं r इकाई, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई बराबर ले लेते हैं हम h इकाई, ठीक है ना, h इकाई। और बेलन का आयतन हम ले लेते हैं। बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, बेलन का आयतन बराबर, यानी V बराबर होता है क्या, πr² h होता है। और फिर हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ ले लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यस बराबर, जिसको हम डिनोट करते हैं 2πr/h, ये होता है। अब प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, उसने बोला है कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बेलन का, यानी 2v आयतन का 2 गुना वक्र पृष्ठ के आधार और त्रिज्या का बराबर हो जाता है। यानी हम क्या कर लेंगे, 2πr²h, ठीक है। अब इसको हम तोड़ देंगे, इसको यस माना है ना, इसको 2v, यानी यहाँ पर लिख देंगे यस × r बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2πr/h × r। अभी इसको हमने अलग अलग कर लिया, बात वही बराबर हो गई, r स्क्वायर को हमने गुणांक में लिख लिया, ठीक है। तो जब गुणांक में लिख लिया तो ये हमारा r से और r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, इसको कैंसिल ना करो, ठीक है ना, इसको r रहने दो और इसको r ही रहने दो, देख, है ना, r रहने दो, यानी इसका गुणनफल बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको या बराबर लिख सकते हैं क्या, 2πr²h, यानी हम इसको बराबर ही कर रख सकते हैं। यानी 2v की जगह क्या है, 2v की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, यानी 2v बराबर यस × r लिख सकते हैं। यानी v बराबर ये लिखा है, तो अब इसको बराबर कर दिया तो ये हमारा क्या सिद्ध हो गया, ठीक है। यानी बेलन का 2 गुना
वक्र पृष्ठ के और इनकी दोनों त्रिज्याएं क्या का गुणनफल इनके बराबर हो गया। ठीक है, तो अब इसका हम अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखते हैं अगला इसका सवाल कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी हम एक मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं, एक ये है यानी 1 माइनस का 1 7 और ये दूसरा बिंदु है हमारा Q, इसको बिंदु को मान लेते हैं P Q और यहाँ पर बीच में M, यानी अनुपात जो हमारा बट रहा है वो M हो गया, यानी 4,3 और ये किस पे है 2:3 में विभाजित करते हैं, यानी 2:3 में विभाजित करते हैं और बिंदु को हम मान लेते हैं M बिंदु को मान लेते हैं X और Y। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखना है जो मान आपने माना है, तो माना यहाँ पर लिखोगे माना बिंदु M X, Y बिंदु P -1,7 तथा बिंदु Q 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, तो ये हमने चीज़ क्या कर ली, लिख ली कि जो हमने माना है तो उसको हमने क्या किया, लिख लिया। अब हमको x बराबर हमें मालूम है कि क्या होता है, यानी x बराबर हम अनुपात निकालते हैं m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। ठीक है ना, तो इससे हम क्या निकालेंगे, x के मान हम निकाल लेंगे, यानी m हमारा अनुपात क्या है 2 है, यानी m हमारा 2 है। ठीक है, फिर 4 है, x2 हमारा कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर x1 और यहाँ पर y1 और ये x2 और यहाँ पर y2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मालूम हो, तो प्लस 3 और यहाँ पर n कितना है हमारा, ये m हो गया और ये n हो गया। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर -1 आ जाएगा, x1 -1 बटे हमारा m प्लस n। ठीक है, इसको m1 प्लस m2 भी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो आप जैसा समझ में आए वैसा कर लेना। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 + 3 करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 आएगा और 5 बटे कितना आ गया 5, तो यानी इसका मान कितना आ गया 1। ठीक है, यानी 1 आ गया। अब हम y का मान भी निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या होता है m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो इसको भी हम निकालेंगे, m कितना है हमारा 2 है और y2 कितना है -3 है। ठीक है ना, कितना है -3 है, तो -3 लिखेंगे, प्लस 3 × 7 y1 7 है बटे 2 + 3, तो ये हमारा कितना है -6 प्लस 7 × 21 बटे 5, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 15 बटे 5, तो ये मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो एक हमारा x का मान 1 आया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो लिखेंगे बिंदु m के निर्देशांक
बिंदु यम के निर्देशांक 1,3 हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन चौथा सॉल्व कर लिया। देखते हैं।